आज मेरा ब्लेजर बेबी असेंबली प्लेलिस्ट का 15 वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग लिस्ट में डेटा को डिस्प्ले हम लोग कैसे करते हैं। तो आप देख पाओगे मेरे सामने जो है ब्लेजर बेबी असेंबली का एप्लीकेशन रन है और इसमें देखोगे एक मैंने लिस्ट कंपोनेंट्स बनाया था, पेज कंपोनेंट्स बनाया था। इसमें मैं डेटा जो है एपीआई के द्वारा मैं गेट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से मैं कोड लिखता हूँ ताकि डेटा को मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा पा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक जो देखेंगे यहाँ पे एक मैंने दो एप्लीकेशन मैंने रखा है। एक है एपीआई जिसमें मैंने एपीआई से डेटा को गेट कर रहा हूँ और दूसरा होता है ब्लेजर बेबी असेंबली। ब्लेजर बेबी असेंबली में क्या होता है कि फ्रेंड फ्रंट एंड हम लोग डेवलप करते हैं और इसमें क्या होता है एपीआई के द्वारा हम लोग क्या करते हैं डेटा को रिट्रीव करते हैं तो फ्रंट एंड में। तो इससे क्या होता है कि ब्लेजर वेब असेंबली जो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इससे फ्रंट एंड ओनली डेवलपमेंट होता है और बैक एंड के लिए हम लोग एपीआई यूज करते हैं फ्रेंड। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पे जब मैं पेज फोल्डर के अंदर जो है देखो एम्प्लॉय जो बनाया है इसके अंदर लिस्ट एक इरेजर कंपोनेंट्स है। आप देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सिंपली मैंने जैसे कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में, ASP.NEट MVC में जिस तरह से हम लोग रेजर सिंटेक्स का हम लोग यूज़ किए थे, सेम इस तरह से भी हम लोग इसमें भी रेजर सिंटेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपली देखो जिस तरह से डायरेक्टिव का हमने यूज़ किया था तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टिव को मैंने यूज़ किया है तो सेम इसी तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि हम लोग यदि पेज कंपोनेंट्स यदि बना रहे हैं तो इसमें पेज डायरेक्टिव का हम लोग इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कोई भी सर्विस को यदि हम लोग पेज में यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए @inject का मतलब होता है कि मैंने सर्विस को क्या कर रहा हूँ रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे नेविगेशन का एक रेफरेंस क्रिएट करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा इसका मतलब कि मैं नेविगेट करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे इस तरह के नेविगेशन मैनेजर जो सर्विस है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो कहाँ पे इसका यूज हो रहा है वो भी आप देखोगे आप। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या क्या है, सिंपल एक पेज टाइटल जो हम लोग HTML में टाइटल होता है उसी तरह यहाँ पर क्या होता है पेज टाइटल हो जाता है। हम लोग पेज टाइटल इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि एक बटन लिया है, बटन के अंदर क्या है एक दूसरा बटन लिया लिस्ट का बनाया है, दूसरा बटन है ऐड का बटन है। तो इसमें ऐड का जो बटन है सिंपल देखो बटन है, क्लास है बीटीएन प्राइमरी है, जो CSS हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं तो सेम वही CSS है। और उसके बाद क्या है @onClick हम लोग इस तरह से इवेंट जब क्लिक करेगा तो इस तरह से हम लोग रेजर सिंटेक्स में हम लोग लिखते हैं @onClick का हम लोग यूज़ करते हैं। एड इवेंट ये एक फंक्शन है जो मैं आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे फंक्शन लिखा गया है। उसके बाद क्या है लिस्ट क्लास बीटीएन एंड सक्सेस, ये तो है सक्सेस के लिए दिखाएगा बटन। तो इस तरह से आप लोग भी CSS लिखते हो, आप जानते हो। और इसके बाद @onClick क्या है गो टू लिस्ट, यहाँ पे इस पे लिस्ट पर क्लिक करेगा, गो टू लिस्ट फंक्शन को हिट करेगा इस पर क्लिक करने से। अब मुझे क्या है कि इसमें जो डेटा जो आएगा तो मुझे क्या टेबल में मुझे डिस्प्ले करना है। तो टेबल में दिखाने के लिए मैं तो TR को क्या करते हैं फॉर ईच के अंदर रखते हैं। तो ये जो मेरा हेडर सेक्शन है टी हेड जो है इसके हेडर सेक्शन के अंदर रखते हैं। यहाँ पर सिंपल टेबल का क्लास यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख पाओगे सिंपली। आप लोग हमको नहीं लगता यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद क्या TDD बॉडी के अंदर जो है देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या कर रहा है चेक कर रहा है कि नल नहीं होगा। ठीक है, नल चेक, नल एक्सेप्शन एरर नहीं मारेगा। इसको चेक करने से नल एक्सेप्शन नल रहेगा तो एरर नहीं मारेगा। तो इसको चेक कर नल नहीं रहेगा तो इसके बाद क्या करेगा इसके अंदर आ जाएगा और इसको एम्प्लॉयज़ को चेक करेगा। यहाँ फॉर ईच लगा दिया है। तो जब भी फॉर ईच लगाते हैं वेरिएबल लगते हैं, इसके बाद आइटम उसका एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद इन एंड एम्प्लॉयज़ इस तरह से हम फॉर ईच लगाते हैं, आप सभी को पता है। इसके बाद TR को मैं रखा हूँ, TR के अंदर जितने भी TD है उसके अंदर मैं इसका जो item.id है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये जो आप देखोगे ये ऑलरेडी मॉडल डिफाइन किया गया प्रॉपर्टीज़। आपको डेटाबेस के अंदर देखोगे इस तरह से ID है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो सेम नाम में क्लास में भी रखा है। तो आप इस तरह से आप रखोगे। उसके बाद क्या है कि एक मैंने एडिट का एक बटन रखा है। तो मैंने ऊपर में नेविगेशन बोल के जो एक सर्विस इंजेक्ट किया था, है ना। तो नेविगेशन मैनेजर तब हम यूज़ करते हैं जब मुझे नेविगेशन का जरूरत पड़ता है, नेविगेट करने का मुझे जरूरत पड़ता है, जिस पर क्लिक करेंगे एक पेज से दूसरे किसी एक्शन मेथड को हिट करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बटन डॉट क्लास डॉट वार्निंग SM एडिट नेविगेशन ID.id एडिट, इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद क्या है ऑन क्लिक फंक्शन इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, लेमडा एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन के बाद जो है ये ID मुझे मिल जाएगा। इस ID को गेट करके मुझे जो है डेटा को चेक करके डेटा को फेच कर लेना है और उसको एडिट के पेज में दिखा देना है। बस इसका काम इतना ही होता है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे यदि यहाँ पे चेक किया नल यदि रहेगा तो यहाँ पर एक मैं TR जो है यहाँ पे दिखा दूंगा
कि नो एम्प्लॉयज फाउंड, डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपल कोड लिखा हुआ है जो आप लोग देख के समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि इवेंट को क्लिक करने के लिए @ ऑन क्लिक का मैंने यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया है और यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर देखोगे ऑन क्लिक का यूज़ किया और ऑन क्लिक का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने नेविगेशन मैनेजर और नेविगेशन का कहाँ पे यूज होता है मैं अभी बताऊँगा। और इसके बाद मैं जाता हूँ इसका CS जो list.razor.cs जो फाइल है, इसमें मुझे C# का कोड पूरा लिखा गया है अलग से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी मुझे अलग से जो कुछ फाइल बनाते हैं तो list.razor, उसके बाद नाम जो इसका रखेंगे list.razor.cs, ये दोनों नाम जो सेम होना चाहिए, लास्ट में इसको .cs लग जाता है। नाम यदि सेम नहीं रहेगा तो फ्रेंड, तो इसके अंदर जो आप देखोगे कि इसके अंदर जो CS कोड अलाइन हो गया, ये अलाइन नहीं होगा, तो बाहर कहीं बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें पार्सल कीवर्ड आपको लगाना मैंडेटरी है। और पार्सल कीवर्ड लगाने के बाद आपको इस तरह से क्या होता है कि यदि आप यहाँ पर देखना है, एक एक लाइन को मैं बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे इंजेक्ट का मतलब होता है कि आपने इस सर्विस को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये HTTP क्लाइंट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब मुझे किसी API को कॉल करना होता है, तो मुझे HTTP क्लाइंट का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया यहाँ पे गेट सेट लगा के। इसके बाद क्या है, लिस्ट ब्लेजर वेब असेंबली एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, एक मैंने लिस्ट के लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर भी मो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए कि मैंने रेफरेंस क्रिएट किया है एक लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक सिंपल वेरिएबल आप देख पा रहे हैं, प्राइवेट बोल के मैंने क्रिएट किया, प्राइवेट स्ट्रिंग सक्सेस मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग एरर मैसेज। तो इसको अभी स्किप करते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये जो फंक्शन है, आप देखो यहाँ प्रोटेक्टेड ओवरराइड एसिंग टास्क ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंग, ये जो फंक्शन है इसके अंदर लोड एम्प्लॉयज का मैंने फंक्शन को कॉल किया है। ये जो फंक्शन होता है फ्रेंड, ये जो फंक्शन होता है कि इसका मतलब इस फंक्शन का काम होता है कि जब मेरा कंपोनेंट्स लोड होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। जैसे कि मेरा ASP.NET वेब फॉर्म में लोड का फंक्शन होता था, है ना, आई नीड इनिशियलाइज का फंक्शन तो है, लोडिंग का फंक्शन होता था ना उसमें। तो लोडिंग के लिए क्या होता है, हर टाइम जो होता है जब उसके अंदर पेज आएगा तो उसको पेज रिलोड होगा तो उस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंग का फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मेरा कंपोनेंट्स लोड होगा, सिंपल समझ लेना, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कर देगा। इसके अंदर जो भी फंक्शन हम लिखेंगे, चाहे लिस्ट का फंक्शन हो, चाहे ड्रॉप डाउन का फंक्शन हो, है ना, तो ड्रॉप डाउन भी फॉर्म जब मुझे लोड होता है तो मुझे ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाता है, ड्रॉप डाउन का फंक्शन हो, तो इसके अंदर मुझे इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए सिंपल अवेट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे। एसिंग जब फंक्शन है तो अवेट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। लोड एम्प्लॉयज इस तरह से हम लिखते हैं। इसके अंदर जो फंक्शन जो है नीचे लिखा हुआ है एसिंग टास्क लोड एम्प्लॉयज, इसके अंदर ट्राई कैच मैंने लगाया है, सिंपली आप देख पाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। कि ट्राई कैच लगा के exception.ex लगाया है, कंसोल डॉट राइट लाइन है, ex.message है, हम लोग कॉमन है। ये जो कोड लिखा हुआ है कॉमन कोड है, तो मैं इसके बीच में आता हूँ। ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयज देखोगे, ये एक रेफरेंस है जो मेरा लिस्ट में डेटा मिलेगा, जो लिस्ट में जो डेटा आएगा रिटर्न API का कॉल कर रहे हैं वो लिस्ट डेटा, तो एक नॉर्मल ये जो है ये जो रेफरेंस है इसमें तो होल्ड नहीं करेगा, इसमें तो ओनली फॉर सिंगल रिटर्न डेटा आएगा तो वो इसमें होल्ड करेगा। सिंपल एम्प्लॉय का जो रिजल्ट आएगा वो इसमें होल्ड कर सकता है। जो मुझे लिस्ट में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है लिस्ट में आ रहा है, मल्टीपल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिटर्न आ रहा है API से, तो मुझे इसके लिए लिस्ट में मुझे डेटा को रखना पड़ेगा इस तरह से, तब जाकर हम जो है एम्प्लॉय का डेटा को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल है, तो इसको यूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसका यूज कर लिया, उसके बाद अवेट का यूज किए। HTTP देखोगे रेफरेंस है, ये जो मैंने लिखा है इसको API जब कॉल करोगे इसको यूज करोगे तभी जबकि इसका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है गेट फ्रॉम जेसन एसिंग। तो डेटा को गेट करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को यूज करते हैं। लिस्ट, अब एम्प्लॉय यहाँ पे पास किया है कि किसमें एम्प्लॉय फॉर्मेट में डेटा आएगा, एम्प्लॉय का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से मुझे डेटा रिटर्न आ रहा है। API, ये जो API एम्प्लॉय डॉट गेट ऑल, सिंपल ये मेरा API है। API का जो डेटा होगा वो मुझे इससे रिटर्न करा देगा, इसमें जाकर होल्ड करेगा डेटा। यदि एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न नहीं होता है तो इस तरह से नल एक्सेप्शन चेक हो जाएगा, इसको इस तरह से मुझे रिटर्न करा दे, इसको रिटर्न करा देगा, है ना। तो सिंपल है। तो इस तरह से मुझे जब डेटा रिटर्न आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये मैं कंसोल में यहाँ पे काउंट करके दिखा रहा हूँ, जो मुझे कंसोल में आप ब्राउजर को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं, लॉग फाइल में आपको दिख जाएगा।
तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय डॉट काउंट डॉट एम्प्लॉय डॉट काउंट। एम्प्लॉय में कितना एम्प्लॉय है उसको काउंट करके इसको दिखा सकता है। इसको ये आपको यहाँ पर भी दिख सकता है। कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब है कि ये आपको डेटा को डिस्प्ले करके दिखाएगा फ्रंट एंड में। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली आपको जो है लोड करने का डेटा को मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद रह गया, और भी मैंने यहाँ पे दिखाया था, आपसे बताया था ये जो इवेंट बना हुआ है ऑन क्लिक एड एम्प्लॉय टू लिस्ट, ये क्या होता है। तो आप सिंपल देखोगे यहाँ पे एड एम्प्लॉय बोल के मैंने बनाया है। इसके बाद जो ये जो मैंने रजिस्टर किया था, यहाँ पर जो मैंने रजिस्टर किया था इसका यूज़ यहाँ पर भी हो रहा है। देखो यहाँ पे नेविगेशन नेविगेट टू एंड यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सेव, इस तरह से क्या कर रहा हूँ, पाथ दे रहा हूँ, इसको इसे नेविगेट कर देगा, इस पेज पे नेविगेट कर देगा, सेव पेज जो होता है उसको ये ओपन कर देगा। उसके बाद देखो एडिट एम्प्लॉय पे जब क्लिक करेगा, ये जो एडिट एम्प्लॉय जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है इस पर जो मैं क्लिक हो, एडिट एम्प्लॉय पे जब क्लिक होगा सिंपल है, तो यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय ये आईडी मिल जाएगा, इसका नेविगेट टू एम्प्लॉय डॉट एडिट डॉट एन आईडी इसको गेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायनामिक डेटा को हम लोग यूआरएल बनाते हैं, और इससे क्या होता है डायनामिक एम्प्लॉय का जो मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा जो है हम लोग देख पा सकते हैं, एडिट कर पाते हैं। गो टू लिस्ट में भी क्या होता है, नेविगेशन डॉट नेविगेट टू, कहाँ नेविगेट करेगा, एम्प्लॉय डॉट लिस्ट। ये जो देख रहे हो सेव है, एडिट है, लिस्ट है, ये क्या है कंपोनेंट्स है। यहाँ पे अंदर कंपोनेंट्स हम लोग लिस्ट है, सेव है ना, कंपोनेंट्स हम लोग डिजाइन डेवलप करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम लोग नेविगेट हम लोग करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय इसलिए लगा है कि ये जो है आपको एब्सोल्यूट पाथ आपको देना पड़ेगा कि पेजेस के अंदर एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर जो है मेरा ये कंपोनेंट्स बना हुआ है। यदि पाथ नहीं देंगे तो ये एम्प्लॉय पाथ यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको ये जो कंपोनेंट्स है उसको मिल नहीं पाएगा, तो इनवैलिड यूआरएल यहाँ पे बता देगा, इस तरह एक एरर आपको जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में डेटा को हम लोग गेट करते हैं। आप यदि हम कंट्रोलर के ऊपर जब जाएं एपीआई के अंदर, यदि आप जाना चाहोगे तो सिंपल देखोगे एपीआई के अंदर मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर है, इसके अंदर गेट ऑल फंक्शन है, गेट ऑल किया है, यहाँ पे सर्विस है गेट ऑल, और यहाँ पे रिजल्ट सक्सेस हो जाएगा। यदि सक्सेस नहीं होता है बिड रिक्वेस्ट रिटर्न डॉट मैसेज रिटर्न डॉट डेटा, डेटा यदि सक्सेस है तो रिटर्न डॉट डेटा मुझे मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है आप यदि इसके रिपोजिटरी में जाओगे, आप सर्विस तो डाटा एक्सेस लेयर के अंदर जाते हो, और इसके अंदर जो रिपोजिटरी है एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इसके अंदर गेट हो जाओगे। यहाँ पर देखो मैंने डेपर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे डेटा को गेट कर रहा हूँ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्वारी एसिंक एम्प्लॉय एसक्यूएल एंड टू लिस्ट, डेटा को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं गेट करते हैं, एम्प्लॉय डॉट स्टार डॉट फ्रॉम डॉट एम्प्लॉय। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेजर वेब असेंबली का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एपीआई का भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसमें चल रहा है, और आपको उसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया गया किस तरह से हम लोग एपीआई का एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं। तो आप वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर एपीआई का भी आप सीख सकते हो, किस तरह से हम लोग रेस्टफुल एपीआई हम लोग ASP.NET कोर्स से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी बहुत सारा एग्जाम्पल उसमें हमने दिया है। तो किस तरह से हम लोग बिलेल बनाते हैं, किस तरह से हम लोगों ने रिपोजिटरी बनाया था, तो किस तरह से उसको हम कंट्रोलर के अंदर हमें कॉल करते हैं, तो सारा प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो वही मैं एपीआई को यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ब्लेजर वेब असेंबली जो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है फ्रेंड, तो इससे क्या होता है ओनली फॉर फ्रंट एंड हम लोग डेवलप करते हैं, और इसमें हम लोग एपीआई को बैकएंड के लिए एपीआई का यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली मैंने यहाँ पर दिखाया आपको इस तरह से डेटा मुझे क्या होता है गेट होता है, लिस्ट में मुझे डेटा को देखने के लिए मिलता है। तो अब इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा कि एडिट करने के बाद, एडिट पे बटन पे क्लिक करने के बाद किस तरह से हम लोग डेटा को क्या करते हैं डेटाबेस से फेच करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।